Hello, good morning to all of you. I'm Devi Singh. I'm from Allahabad. सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था जो प्रस्तावना है उसकी मूल बातों पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जैसे कि लास्ट लेक्चर में जो सत्ता का उद्देश्य वो देखना था और सत्ता का स्वरूप, तो सत्ता के स्वरूप के अंतर्गत हम कुछ चीज़ों को पढ़ा था, जैसे कि समाजवादी के साथ साथ हमने देखा था पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, है ना। तो ये मैंने बताया था, हालांकि उस लास्ट लेक्चर में हमने मात्र समाजवाद के बारे में डिस्कस किया था, है ना। चलिए मैं एक बार आपको थोड़ी से फिर बताने की कोशिश करूंगा। जो प्रस्तावना है यानी प्रस्तावना की कुछ मूल बातें हैं, तो उसको हमने 3 भागों में बांट के देखा था। यानी जो प्रस्तावना की जो मूल बातें हैं, प्रस्तावना की मूल बातें, तो हमने इसको 3 पार्ट में बांटा था। 3 पार्ट में क्या क्या बांटा था, हमने बताया था कि भाई पहले सत्ता का स्रोत क्या है। तो हमने बताया था जो सत्ता का स्रोत की अगर बात करें तो सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता का स्रोत जनता है। यानी हम भारत के लोग जो पहली ही पंक्ति में आपको देखेंगे तो ये मिलता है। तो सत्ता का जो स्रोत है वो क्या है, जनता है, ठीक है। तो सत्ता का स्रोत, ठीक है, प्रियम्बल में ही पहली लाइन में मेंशन है सत्ता का स्रोत, ओके। इसके साथ साथ दूसरा जो है सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, यानी जो सत्ता होगी उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका ढंग कैसा होगा, ठीक है, स्वरूप कैसा होगा। तो सत्ता का स्रोत तो मैंने बताया कि भाई सत्ता का स्रोत क्या है, जनता है, ठीक है, लोग हैं, लोक प्रभुता है, क्या है, लोक प्रभुता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सत्ता के स्वरूप की, तो सत्ता का स्वरूप कैसे होगा, यानी सॉवरेंटी होगी, यानी संप्रभुता होगी। क्या होगी, संप्रभुता होगी, संप्रभु देश होगा, समाजवादी, ठीक है। क्या इसके एस्पेक्ट होंगे, समाजवादी, सत्ता समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, मतलब कोई अभी बताऊंगा इसको डिटेल से, सभी को एक्सप्लेन करूंगा। पंथ निरपेक्ष होगी, क्या होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, यानी सेकुलर, ओके। सो एक मिनट, पंथ निरपेक्ष होगी, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, डेमोक्रेटिक होगी, लोकतंत्र होगा, और क्या होगा, रिपब्लिक, गणराज्य होगा, गणराज्य। ऐसा कुछ सत्ता का स्वरूप होगा, ओके। वही सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, तो भाई कुछ उद्देश्य भी तो होगा। तो सत्ता का क्या उद्देश्य होगा, अगर हम सत्ता के उद्देश्य की बात करेंगे तो देखेंगे न्याय की बात होगी। ये सारी चीज हम आगे पढ़ेंगे या हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया था कि भाई जो सत्ता का स्वरूप है, सत्ता के स्वरूप के अंतर्गत जो संप्रभुता वर्ड है, हमने संप्रभुता को कल डिटेल से डिस्कस किया था कि मतलब किसी भी देश के आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने का उसका वो खुद का निर्णय हो सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं बना सकता। वह अपने पे क्या है, खुद निर्भर है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। संप्रभुता यानी उसके आंतरिक और बाह्य मामलों में वह स्वयं अपने निर्णय लेगा। वही समाजवादी, तो मैंने बताया था कि भाई ये जो वर्ड है समाजवादी, समाजवाद का मतलब क्या है कि जो संपत्ति है उसका समाजीकरण हो, सभी को न्याय मिले, और उसके साथ साथ संपत्ति के समाजीकरण के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो शोषण है, शोषण विहीनता, उसे कम किया जाए मतलब बिल्कुल खत्म किया जाए, और शोषित वंचित पीड़ित को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसमें ध्यान रखिएगा, हमारी जो समाजवाद हम प्राप्त करेंगे वो लोकतांत्रिक मूल्यों के, लोकतांत्रिक साधनों से प्राप्त करेंगे, जैसे कि इलेक्शन के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, कई हमारे मीडियम्स हो सकते हैं। ना कि हमारा जो समाजवादी उद्देश्य है, तो हमारा उद्देश्य और जो कम्युनिस्ट का उद्देश्य है सेम है, जो कि लेकिन इसके जो प्राप्त करने के अलग अलग माध्यम है। जैसे अलग अलग माध्यम, जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट क्या कहता है, कम्युनिज्म क्या कहता है, बहुत सिंपल है, ये कहता है, जो कम्युनिज्म है ये कहता है कि भाई अगर सत्ता संपत्ति का समाजीकरण नहीं हो रहा है किसी प्रकार से, अगर जो इसके जो मूल विचार हैं, यानी जैसे कि समानता है, शोषण विहीनता है और वंचित मजदूर वर्गों का कल्याण है, तो आप ये जो समाजवाद के जो सिद्धांत हैं, अगर इनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वर्ग हिंसा संघर्ष की बात करता है,
साम्यवाद। लेकिन हमारा साम्यवाद से, जैसे कि मैंने कल बताया था कि जो भारत का नक्सलवाद है वो सेम विचारधारा को फॉलो करता है, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो समाजवाद है, हमारा समाजवाद गांधीयन समाजवाद हो सकता है, नेहरूवियन समाजवाद हो सकता है, या फिर हम जो समाजवादी, हमारा समाजवाद वर्ग और हिंसा को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि लोकतांत्रिक माध्यम से, लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से हम समाजवाद को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो कल मैं यहां तक डिस्कस किया था। अब हमें जो आज डिस्कस करना है पंथ निरपेक्ष। देखिए जरा इस पे जरा गौर से, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, मैं इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा, सारी चीजें बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा, बस इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो मैंने कल के लेक्चर में आपको याद होगा जो हमारा पॉलिटी का लेक्चर था, तो उसमें संप्रभुता को मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, समाजवाद को। तो चलिए पंथ निरपेक्षता को देख लेते हैं। भाई पंथ निरपेक्षता क्या है? ये एक ऐसा पंथ निरपेक्षता, देखिए ये जो पंथ निरपेक्षता की बात करें, एक ऐसा देश जिसका कोई राजकीय धर्म ना हो। पहली बात तो ये कि ऐसा देश जिसका कोई राजकीय धर्म ना हो, मतलब क्या है इससे, मतलब उस राज्य का कोई धर्म ना हो, वो कोई धर्म को कोई बढ़ावा ना दे, ठीक है, इसका कोई धर्म ना हो। जैसे कि धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव ना किया जाए। अगर धर्म, मान लीजिए राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो ऑब्वियस है वो किसी भी धर्म को क्या करेगा, बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है। तो इसमें कहा गया है ऐसा देश जिसका कोई राजकीय धर्म ना हो। जैसे भारत का सच कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है, इसका बंटवारा थोड़ी नहीं टू नेशन थ्योरी पे होता है, जबकि आप देखेंगे पाकिस्तान का बंटवारा टू नेशन थ्योरी पे बेस्ड होता है ना। टू नेशन थ्योरी में आगे बताऊंगा कि टू नेशन थ्योरी क्या है। तो हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, जो हमारा सत्ता का जो स्वरूप है वो पंथ निरपेक्षता को हम फॉलो करते हैं, मतलब हमारा देश का कोई भी क्या होगा, राजकीय धर्म नहीं होगा। सभी नागरिकों को इक्वल माना जाएगा, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा और किसी के भी साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, पंथ निरपेक्षता कहा जाएगा। लेकिन हाँ देखिएगा, भारत में अगर हम बात करते हैं तो राज्य मतलब यहाँ देश से बात होती है, राज्य का कोई धर्म तो नहीं होता है, लेकिन राज्य पॉजिटिवली धर्म के साथ डील कर सकता है। मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं दोस्तों, तो पश्चिमी देशों में पूरी तरीके से धर्म और राज्य को अलग किया गया है। पश्चिमी देशों में जैसे ये राज्य है, एक मिनट, जैसे ये पश्चिमी देशों में ये क्या है, राज्य है, और ये क्या है, धर्म है। तो ये पूरी तरीके से राज्य और धर्म क्या है, अलग अलग है। इससे राज्य से और धर्म का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। भारत में धर्म के साथ पॉजिटिवली डील किया जा सकता है। डील का मतलब है कि हमारा जो धर्म है, हम पूरी तरीके से क्या है, विलग नहीं है। हमारा जो राज्य है वो धर्म के साथ पूरी तरीके से विलग नहीं है, मतलब पूरी तरीके से अलग नहीं है। वो पॉजिटिवली सपोर्ट करता है। पॉजिटिवली सपोर्ट का मतलब कि मान लीजिए सभी धर्मों के बढ़ावे के लिए क्या करता है, वर्क करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मुस्लिम इस्लाम में इस्लाम में कई जगह जाने के लिए जैसे सब्सिडी दी जाती है, ऐसे में जैसे हिंदुज़म में ये जम्मू कश्मीर में कौन सी देवी हैं, शायद जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा है उन देवी का, मतलब कई बार जो धार्मिक स्थलों में जाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। सेम एज मुसलमान, मतलब इस्लाम में भी, भारत इस्लाम में भी अगर आपको क्या करना जाना है बाहर, जैसे कि यानी धार्मिक पर्पज से जा रहे हैं, तो कई जगह आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। मतलब यहाँ देखिए धर्म का जुड़ाव, राज्य का जुड़ाव धर्म से है, लेकिन पश्चिमी देशों में किसी प्रकार से राज्य का कोई जुड़ाव नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूं कि भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में राज्य का जो जुड़ाव है धर्म के साथ, वो हम इसको पॉजिटिवली कहेंगे कि यानी सकारात्मक तौर से क्या है, सकारात्मक तौर से डील कर सकता है, सकारात्मक तौर से सपोर्ट कर सकता है, बल्कि ऐसा नहीं करेगा कि किसी भी धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, बल्कि सपोर्ट कर सकता है। हाँ, दूसरा, किसी भी धर्म पर ध्यान रखिएगा, किसी भी धर्म पे अनुचित तरीके से उस पे कर भी नहीं इम्पोज किया जा सकता, ताकि वो आया हुआ पैसा दूसरे धर्म को बढ़ावा दे। तो ये भी नहीं करता है हमारा
राज्य, बल्कि हमारा राज्य क्या करता है, हम सेक्युलर कंट्री है। और सेक्युलर का सिंपल सा मतलब होता है कि देखिए मैंने पश्चिमी विचारधारा बताया कि उनसे तो कोई सत्ता का उससे कोई लेना देना नहीं है, आप धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत में सकारात्मक ढंग से क्या है, सत्ता का जो सत्ता उसके साथ डील करती है। सत्ता का मतलब यही, जो हमारा सत्ता का स्वरूप होगा, तो पंथ निरपेक्षता, जो राज्य का एक कोई धर्म तो नहीं होगा, लेकिन सकारात्मक ढंग से डील होगी। ठीक है, चलिए, तो मैंने आप पंथ निरपेक्षता देखा। ठीक है, अब लोकतंत्र क्या होता है भाई, जरा लोकतंत्र पे आप नजर डालिएगा। देखिए, अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें से जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन किया जाता है। आपको याद होगा कि अमेरिका के 23वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने इस वर्ड दिया था, है ना। तो जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। मतलब जनता का किसका शासन, ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट पहले इसे हम कट कर देते हैं, है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या है, जैसे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो लोकतंत्र का मतलब कि जैसे लोकतंत्र क्या है, एक प्रकार की शासन प्रणाली है। ये क्या है, एक प्रकार की शासन प्रणाली है, एक प्रकार की ये शासन प्रणाली है। किसकी शासन प्रणाली है, जनता की शासन प्रणाली है। ठीक है, किसके द्वारा शासन प्रणाली है, जनता के ही द्वारा शासन प्रणाली है, जनता के ही द्वारा शासन प्रणाली है। किसके लिए, जनता के लिए है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मतलब जनता, ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैंने बताया कि जनता का किसका शासन, जनता का शासन, मतलब जो शासन करेगा वो जनता ही है। ठीक है, वो कोई जैसे कि कोई वो हेरिडेटरी नहीं है, कोई राजा रजवाड़ा नहीं है, समथिंग क्या, कोई प्रिंसेस नहीं है, कोई प्रिंस नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, वो जनता का ही नुमाइंदा है। ठीक है, शासन कौन करेगा, जनता ही करेगी। ठीक है, तो शासन जनता ही करेगी। अब किसके द्वारा किया जाएगा, मैंने बताया जनता, ये शासन जनता के लिए, और जनता का शासन रहेगा, जनता के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जनता के ही नुमाइंदे रहेंगे, और किसके लिए किया जाएगा, जनता के लिए ही किया जाएगा। तो ये है लोकतंत्र, मतलब डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये लोकतंत्र, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। और मैंने बताया कि मतलब लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जनता का ही शासन होगा, जनता के नुमाइंदों द्वारा किया जाएगा, और वो नुमाइंदे जनता के द्वारा जनता के लिए ही क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, ये जो नुमाइंदे हैं ये जनता के लिए ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा जनता के ये द्वारा, है ना। तो ये तो रहा लोकतंत्र। अब हमारा अगला जो वर्ड था वो क्या था, गणराज्य। ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक बोलते हैं इसको, गणराज्य। ये भाई क्या है, गणराज्य क्या है, जरा इस पे देखिए। गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें देश का जो प्रमुख होता है, जो चीफ होता है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, ना कि वो मनोनीत होगा, ना ही वो वंशानुगत होगा। तो क्या होगा, वो निर्वाचित होगा। जो देश का मुखिया चीफ होता है वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। ठीक है, वो क्या होगा, निर्वाचित होगा, ना कि वो मनोनीत होगा, ना कि वो क्या होगा, मनोनीत होगा, और ना ही वो वंशानुगत होगा। तो आप देखते हो हमारे यहाँ जो मुखिया है, जैसे प्रेसिडेंट की बात करें हम, तो उनका इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, बल्कि वो मनोनीत नहीं होते हैं और ना ही वंशागत होते हैं। ठीक है, कोई भी बन सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। हालांकि हम कोई भी का मतलब कि आगे हम उसकी जो एलिजिबिलिटीज हैं वो देखेंगे, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ गणराज्य मतलब जो देश का मुखिया होगा वो प्रत्यक्षतया जनता या अप्रत्यक्षतया जनता के द्वारा चुना गया होगा, उसको गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, अब सत्ता के उद्देश्य देख लीजिए। ये तो ऐसा सत्ता का स्वरूप रहेगा, मतलब जो सत्ता का स्वरूप है कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, अब आपको देखना है सत्ता का उद्देश्य, जरा इस पे नजर दौड़ाइएगा भाई कि जो सत्ता का उद्देश्य ये क्या है, इसका मतलब क्या है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा। सत्ता का उद्देश्य, सत्ता का उद्देश्य देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि बहुत आसान है, बस कोशिश तो करिए एक बार। ठीक है, ये आपके सभी एग्जाम के लिए, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएससी, सभी एग्जाम के लिए पॉलिटी देखिए बदल तो नहीं जाएगी ना। अब सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, सत्ता का उद्देश्य पहले न्याय, जैसे
न्याय, ध्यान से सुनिएगा, क्या है सत्ता का उद्देश्य? न्याय। न्याय में सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, तो नोट्स मैं आपको उसी में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, तो नोट्स आपको मिल जाएगी। ओके, तो पहले आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, जो मैंने सत्ता का उद्देश्य मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होगा? देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने इंडियन इकोनॉमी में सामाजिक न्याय के अंतर्गत बताया था कि किसी भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक न्याय का मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसको किसी भी कोई बेसिस, किसी भी ग्राउंड पे उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सामाजिक न्याय की अवधारणा है, ठीक है। सामाजिक न्याय आपको जॉन रॉल्स की, अगर सामाजिक न्याय की अवधारणा की मैं बात करता हूं तो एक जॉन रॉल्स एक सोशियोलॉजिस्ट होते हैं और इकोनॉमिस्ट भी होते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, सामाजिक न्याय जब तक पूरा नहीं होगा, सामाजिक न्याय एक ऐसी कड़ी है, वो बोलते हैं कि ये एक ऐसी कड़ी है कि मान लीजिए कि इस कड़ी में कोई भी व्यक्ति न्याय से अछूता, जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, अगर कोई भी व्यक्ति इस न्याय से अछूता रह गया, वो लाख ये कड़ी कितनी भी मजबूत हो, लेकिन अगर इसकी कोई भी कड़ी थोड़ी सी पुअर है, तो मतलब कमजोर है, तो वो कड़ी उतनी ही मजबूत मानी जाएगी जितनी की उसकी सबसे कमजोर कड़ी। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए सामाजिक 100 लोग हैं और एक व्यक्ति उस किसी के साथ इंजस्टिस हो गया, उसे न्याय नहीं मिला, तो वह सामाजिक न्याय की फुलफिल अर्थात पूर्ति नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो देखा आपने सामाजिक न्याय। अब आर्थिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय मतलब शोषित वंचित पीड़ितों को क्या करना, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना। एक बार और थोड़ा सुन लो, जो शोषित वंचित पीड़ित हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, उनको जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी भी भेदभाव से क्या करवाना, मुक्त करवाना, इसको सामाजिक न्याय कहेंगे। धार्मिक न्याय क्या है भाई? धार्मिक न्याय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय है, नॉट धार्मिक न्याय, ओके, आई एम सॉरी, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की किसी भी व्यक्ति, जैसे संपत्ति का समाजीकरण, मतलब संपत्ति के समाजीकरण से मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति उसको एक बेसिक, जैसे कि एक बेसिक चीजें उसे प्राप्त हों, किसी भी प्रकार से उसका आर्थिक आधार पे भेदभाव ना हो सके, संपत्ति का समाजीकरण हो, ठीक है, और जो पैसे रुपए का जो संपत्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, ठीक है, ये आर्थिक न्याय है, ठीक है। वहीं राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय से मतलब क्या है भाई? राजनीतिक न्याय से बहुत सिंपल है कि राजनीतिक न्याय में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक, जैसे कि चुनाव हो गया, इलेक्शंस हो गए, इसमें किसी भी प्रकार से उसके अगर वो एलिजिबिलिटीज पूरा करता है तो उसको मतलब वहां एक्सेस करने की पूरी क्या हो, स्वतंत्रता हो, ठीक है। तो ये तो राजनीतिक न्याय है। तो आपने देखा कि जो सत्ता का उद्देश्य है वो न्याय मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता देखते हैं, ये भी देखिए सत्ता का, स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या है, उसी का उद्देश्य है। तो थोड़ा सा चलिए इसको देख लेते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता देखो, ये हम सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन इसके जो एक एक टर्म्स को मैं क्या कर रहा हूं, इसको ब्रॉडली समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके प्रियम्बल में मेंशन है, ठीक है। तो जैसे स्वतंत्रता की दोस्तों बात करते हैं तो विचार, यानी विचार की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता का मतलब आंतरिक या मानसिक क्रिया, हम क्या है, जो विचारों की स्वतंत्रता क्या है, हमें आंतरिक या मानसिक क्रिया पूरी तरीके से व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। आंतरिक या मानसिक क्रिया, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, लेकिन ये जो विचार की स्वतंत्रता है, अभी हम फंडामेंटल राइट्स में भी डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये स्वतंत्रता, ठीक है, ये भी सत्ता का उद्देश्य है। अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता के बाद अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, विचार का प्रगटीकरण। ये बाह है, जो विचार है, विचार का क्या करना, प्रगटीकरण, ठीक है, विचार का प्रकटीकरण, ओके।
अभिव्यक्ति, इसके साथ साथ देखोगे विश्वास, ये सब स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है ना। विश्वास, विश्वास मतलब देखिए, विश्वास मतलब राजनीतिक विचारधारा को स्वीकार करना। आप किस चीज को क्या किस पे भरोसा कर रहे हैं, किस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। आप किस राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। धार्मिक यानी धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, क्या है, उपासना की स्वतंत्रता। देखिए जो राजनीतिक विचारधारा की एक चीज मैं बात कर लूं, ये जो विश्वास की बात मैं यहाँ किया हूं, तो राजनीतिक विचारधारा का मतलब कि गांधीवादी, नेहरूवादी किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं, लेकिन संविधान सम्मत होना चाहिए, ये नक्सलवादी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो विश्वास है, आप किसी भी राजनीतिक, देखिए नेहरूवादी हो सकती है, गांधीवादी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे नक्सलवादी आप कहें कि ये भी मेरा विश्वास है और मैं हिंसा के माध्यम से संपत्ति का समाजीकरण और इक्वलिटी क्या करूंगा, लेके आऊंगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वहीं आप धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो भाई ये जो धर्म की स्वतंत्रता है, ये आंतरिक मामला है। ये जो धर्म के सिद्धांत को मानना, ये क्या है, आंतरिक मामला है। आप किस चीज को मानते हैं, ये आप पर, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है, ये आपका आंतरिक मामला है। वहीं उपासना, जो रिलीजन की जो पूजा है, उपासना मतलब पूजा, ये व्यवहारिक और बाह्य है, ये भी पूछा जा सकता है। जो उपासना है ये व्यवहारिक है, ध्यान रखिएगा, ये व्यवहारिक है और बाह्य है। आप किस चीज की पूजा करते हैं, ये व्यवहारिक है और बाह्य है, ठीक है। अब समानता, स्वतंत्रता आया ना, अब हमारी प्रियम्बल में समानता भी है, ओके। तो जरा थोड़ा सा चलिए समानता को देखते हैं कि भाई ये समानता क्या, कौन सी बला है ना। तो चलिए समानता, देखिए अगर समानता की बात करें तो जैसे प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है, अभी इसको समझाऊंगा। प्रतिष्ठा की समानता क्या है, प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है। अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। तो जो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, जब बार बार बोल रहा हूं, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। तो देखिए जो प्रतिष्ठा की समानता की बात करें, तो प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता का जो समानता का जो अर्थ है, इसका मतलब समाज में व्यक्ति की हैसियत, जो प्रतिष्ठा मतलब समाज में व्यक्ति की क्या है, जो व्यक्ति की, जो कोई व्यक्ति है उसकी हैसियत कहाँ, समाज में, यही तो है ना प्रतिष्ठा। लोग बोलते हैं ना प्रतिष्ठा का सवाल है ना, उसकी हैसियत का सवाल है। तो उसके गुण, योग्यता और समाज में जो समाज को दिए गए योगदान से तय होगी, ना कि उसके क्या होगी, उसके जाति से तय होगी, ना कि उसके धर्म से तय होगी, ना ही उसके लिंग और आर्थिक स्थिति से होगी। तो ये है प्रतिष्ठा की समानता। मतलब आप कितना एलिजिबल हैं, कितनी योग्यता है, कितनी एलिजिबिलिटी है, समाज में आपका क्या योगदान है, इससे प्रतिष्ठा का आकलन किया जाए। प्रतिष्ठा की समानता की बात करी गई है कि भाई जो प्रतिष्ठा की समानता मतलब समाज में दिए गए व्यक्ति का योगदान है, समाज में व्यक्ति की क्या हैसियत है। आप अगर समाज में बहुत योगदान दिए हैं तो ऑब्वियस है आपकी प्रतिष्ठा बहुत उच्च दर्जे की होगी। अगर आपने कोई ऐसे वर्ग किए हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि आपकी प्रतिष्ठा कैसी होगी। तो प्रतिष्ठा का बहुत सिंपल मतलब है कि जो समानता, मतलब प्रतिष्ठा की जो समानता का अर्थ है कि समाज में जो व्यक्ति है उसकी हैसियत और उसके क्या करना, गुण उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग उसके गुण और योग्यता में, गुण और उसकी योग्यता के अनुसार उसको चीज़ों को परफॉर्म करने देना, और साथ ही साथ उसका योगदान, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बल्कि उसकी प्रतिष्ठा इस चीज़ से न तय करी जाए कि वह किस धर्म का है, वो किस जाति का है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये हालांकि देखिए प्रतिष्ठा आजकल आर्थिक, हम देखिए अगर हम व्यवहारिकता बात करते हैं तो ये आर्थिक चीज, नो डाउट ये चीज़ें जो मैंने बताया ये मैटर करती हैं, लेकिन आर्थिक तौर से भी क्या कर रही हैं, मैटर कर रही हैं, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही जो दूसरा टर्म्स है अवसर की समानता, भाई ये अवसर की समानता क्या है, आपने प्रतिष्ठा की समानता आपने देखा, ठीक है। अब अवसर की समानता जरा थोड़ा सा देखिए कि अवसर की समानता क्या है। अगर हम अवसर की समानता की बात करते हैं, ऑलमोस्ट पेंट चला गया है ना, तो यहीं तक रखते हैं हम,
ठीक है ना। फिर मिलते हैं प्रतिष्ठा जो औसत की समानता है अगले लेक्चर में देखेंगे। जो मैं मार्कर यूज कर रहा था पेन आपने देखा होगा स्क्रीन से चला गया है ना। सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और आपको नोट्स मैं किसी भी माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा जो कंप्लीट नोट्स है। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं जल्दी।